Hello and welcome back to Global Online. I am Chandni Swarnakar and today we have a session planned for you all. We are going to dive deep into solving some of the most important and challenging questions, but for shift 2, not for shift 1, okay? And we know that cracking the NET exam requires a strong foundation and thorough practice, and that's exactly what we'll be doing here today, okay? So let's start with the first question. We'll cover 15 questions altogether today, right? Now, first question. What needs my Shakespeare for his honored bones? The labor of an age in piled stones. Now the other rest of the line are two. ये कुछ लाइंस दी गई है, आपको बताना है किस राइटर की लाइन है, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि किस राइटर ने शेक्सपियर पे कुछ चीज़ें लिखी हो या कमेंट किया हो। तो जॉन मिल्टन इज़ द राइटर। इन्होंने क्या किया है, एक वर्क लिखा था ऑन शेक्सपियर, ठीक है। ये एक पोएम है बेसिकली जो कि 16 लाइन्स की पोएम है। कितनी लाइन्स की पोएम है? 16 लाइन्स की पोएम है। और एक बात आपको याद रखनी है कि कब पब्लिश हुई है, 1630। जब भी कोई इंपॉर्टेंट वर्क्स होता है ना, तो आपको उसकी पब्लिशिंग ईयर याद रखनी है, ठीक है। दो तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये 16 लाइन्स की पोएम है, ऑन शेक्सपियर में ये कमेंट दिया गया है। ये एक जो पब्लिश हुई है, ये जो वर्क 1630 को पब्लिश हुई है बाय जॉन मिल्टन। ग्रेट। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। Who among the following praised Chaucer's translation of Roman de la Rose? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा राइटर है जिन्होंने, ये ऑप्शंस में कौन सा ऐसा इंसान है या राइटर है जिन्होंने प्रेज किया है चौसर के ट्रांसलेशन को, रोमन डी ला रोज के ट्रांसलेशन को उन्होंने प्रेज किया है, ठीक है। तो राइट आंसर है गुइलाउमे डी लॉरेस, ओके। रेस्ट जितने भी ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं ना कहीं रोमन डी ला रोज और समवेयर द रोमांस ऑफ द रोज, जो इसका मेन मीनिंग निकलता है ट्रांसलेशन के बाद, कहीं ना कहीं इनसे सब सारे ऑप्शंस रिलेटेड हैं। इनका खुद का वर्क है द रोमांस ऑफ द रोज। जब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे रोमन डी ला रोज को, तो रोमांस ऑफ द रोज निकलता है, ठीक है, आता है बाहर। ये बेसिकली एक एलिगोरिकल पोएम है, ये आपको याद रखनी है, एलिगोरिकल पोएम, राइट, जो कि लिखी गई है गुइलाउमे डी लॉरिस के द्वारा, ओके। जीन डी मियोन भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड हैं, विकाशियो भी इस वर्क से रिलेटेड हैं, और स्टाचे भी रिलेटेड हैं, ठीक है। ये आपको बेसिकली समझना है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर द अनफॉलन इज अ बुक ऑफ पोएम्स रिटन बाय। तो बेसिकली ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम है, ठीक है, बहुत सारे पोएम जहाँ कलेक्ट किए जाते हैं। आपको बताना है ये वर्क किसने लिखा है, ठीक है। ये वर्क बेसिकली जॉफ्रे हील का है, ठीक है। इन्होंने ये बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ पोएम है, मैंने बता दिया, ये 1959 में पब्लिश हुई है, ये आपको याद रखना है। दूसरी एक चीज़ आपको याद रखनी है, इस पोएम में बहुत सारे पोएम हैं, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस पोएम आ जाता है जेनेसिस, ठीक है। बस ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये एक बहुत फेमस वर्क है, इसमें एक पोएम है जो इम्पोर्टेंट है। फॉर द अनफॉलन जो है जॉफ्रे हील ने लिखा है, और ये जो पूरा कलेक्शन है वो 1959 को पब्लिश हुआ है। ग्रेट। आपके जो और भी जो ऑप्शंस है, जैसे टेड ह्यूग, सिल्विया प्लैथ, ए हाउसमैन, ये सारे राइटर्स भी इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है, थोड़े राइटर्स के वर्क्स पे आप काम करो, नोट डाउन करो, ठीक है। बस यही सब सारी चीज़ें आपको फिलहाल के लिए करनी होगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसेस अ मेडले बाय टेनिसन इज। क्या है ये? एक लिरिक है, एलिजी है, नरेटिव पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, क्या है? चार ऑप्शंस में आपको राइट आंसर चूज करना है। अब आपको इससे पहले कि आप आंसर करो, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि एक लिरिक क्या होता है, एलिजी क्या होता है, नरेटिव पोएम क्या होता है। तो मैं पहले एक लास्ट के ऑप्शन से शुरू करती हूँ। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग बेसिकली ना पोएम में कैसी होती है, मैं हर चीज़ में होती है, जैसे ड्रामा में भी ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। बेसिकली एक तरह का स्पीच है ये। आपने एक मूवी है जहाँ पे कार्तिक आर्यन बहुत फेमस है एक स्पीच के लिए, वो एक्चुअली एक एग्जांपल है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के स्पीच पे बेसिकली ये फॉर्म होती है, ठीक है।
दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। बस वो बोल रहा है पूरा, और सामने वाला जैसे कोई भी किसी भी कैरेक्टर के सामने वो कह रहा होगा तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता है, बस वो सुन रहा होता है, इतना प्रभावित हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ड्रामेटिक मोनोलॉग। नरेटिव पोएम क्या होती है? देखिए सिंपल सी पोएम्स होती है ना जहाँ पे आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, बट नरेटिव पोएम थोड़ी डिफरेंट होती है। नरेटिव पोएम कैसे डिफरेंट होती है, इसका बेसिकली मतलब होता है कि एक स्टोरी बताने की कोशिश होती है पोएम के थ्रू। ठीक है, एक स्टोरी बताने की कोशिश है। तो कोई भी पोएम जो है, जैसे कि रामायण को हम एपिक पोएम वर्ड्स में समझते हैं, तो वो एक स्टोरी बताने की कोशिश होती है। दैट इज कॉल्ड नरेटिव पोएम। ठीक है, एंड एलिजी क्या होता है? जब हम लेमेंट करते हैं, दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं किसी फेमस व्यक्ति के प्रति, या फिर किसी बिलव्ड कोई हमारा प्यारे इंसान का अगर देहांत हो जाता है, उसके प्रति हम जब दुख प्रकट करते हैं पोएम के थ्रू, सो दैट इज कॉल्ड एलिजी। ठीक है, लिरिक क्या होता है? एक तरह का इमोशनल पोएम है, इमोशनल राइमिंग पोएम होती है, और यहाँ पे एक्सप्रेस होता है बहुत ज़्यादा इमोशंस किसी के प्रति। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड अ लिरिक। नाउ आई मस्ट टेल यू दैट द प्रिंसेस अ मेडली एक नरेटिव पोएम है, ना लिरिक, ना एलिजी, ना ड्रामेटिक मोनोलॉग, इट्स अ नरेटिव पोएम। ठीक है, तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। wait something okay, let's jump. Which of the following works is not written by पीबी शैले? मैंने पीबी शैले के कुछ वर्क्स पहले आपको बताए हुए हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम समझें कि पीबी शैले की कौन सी वर्क नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी वर्क पीबी शैले के थ्रू लिखी गई है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन द मास्क ऑफ एनार्की, written by P.B. Shelley, of course. Queen Mab, a philosophical poem, is also written by P.B. Shelley. The Vision of Judgment, बेसिकली ये पीबी शैले के द्वारा नहीं लिखी गई है, इट वॉज रिटन बाय लॉर्ड बायरन। और आपको ना कहीं क्वेश्चन कंफ्यूज करेगी। जैसे देखिए मैंने पहले ही बताया था कि या तो आपको टाइटल बहुत अच्छे से करने हैं या तो करने ही नहीं है। ठीक है, द विजन ऑफ जजमेंट बेसिकली जो वर्क है वो लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखी गई है। ये आप समझिए, पूरी टाइटल को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अ विजन ऑफ जजमेंट जो है एक वर्क है, अ विजन ऑफ जजमेंट, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट के द्वारा, रॉबर्ट साउथे के द्वारा। ये दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। समवेयर यू विल गेट कंफ्यूज, क्वेश्चंस आपको पूछी जाएगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम इज ऑल्सो रिटन बाय पीबी शैले। सिर्फ थर्ड का तो विजन ऑफ जजमेंट है, ये वर्क जो है पीबी शैले के द्वारा नहीं लिखी गई है, लॉर्ड बायरन के द्वारा लिखी गई है। एक और वर्क है जो अ विजन ऑफ जजमेंट है, रॉबर्ट साउथे के द्वारा लिखी गई है। अब हम 6th क्वेश्चन के और बढ़ते हैं। इन हुज पोएम द रीडर्स मीट आंट जेनिफर्स टाइगर। तो मैं पहले बता देती हूँ, आंट जेनिफर्स टाइगर एक तरह का ऑफकोर्स कैरेक्टर है, आंट जेनिफर कैरेक्टर है, उसका टाइगर भी एक कैरेक्टर है, बट ये पूरा एक वर्क का नाम है जो कि एंड्रियने रिच का पोएम है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आंट जेनिफर फ्रीडम फील नहीं करती, उनके लाइफ में आज़ादी नहीं है, उनका टाइगर ये चीज़ को सिम्बलाइज करता है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। That's it. And Rene Rich has written Aunt Jennifer's Tiger. Okay. Now let's. The fourth one is the correct answer. Now let's jump into the 7th question. Name the playwright who has written Lawrence Sahib. किसने लिखा है? तो देखिए, ये जो नाम लिखा है ना वो इस तरह से है। आई एम सो सॉरी। ओके, ऐसे जीव पटेल, नवदाना मेहता, गुरुचरण दास, प्रताप शर्मा। प्रताप शर्मा के बारे में मैंने पहले डिस्कस किया है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप पहले के लेक्चर्स पहले जाके देखो, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लेक्चर पे आओ। ठीक है, नाउ लरीन साहब जो है गुरुचरण दास का एक वर्क है। आप सिंपली ये समझिए, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इन सारे राइटर्स पे नहीं आए, बट फिर भी जीव पटेल, दाना मेहता, गुरुचरण दास, प्रताप शर्मा ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं वो आपको कहीं ना कहीं कवर करना है। ठीक है, नोट पैड में आप सर्च कीजिए, उसे कवर कीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे बढ़ते हैं। Who among the following has composed the lyrical drama Hellas? मैंने पहले ही आंसर दिया हुआ है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, प्रीवियस लेक्चर्स देखा करो। हेलेस किस राइटर ने लिखा है? पीबी शैले ने लिखा है।
ना लॉर्ड बायरन के आप पहले से बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हो। कभी ऑप्शंस में क्वेश्चन आते हैं, कभी डायरेक्ट वो क्वेश्चन कर रहे हैं। विलियम वर्ड्स पे अभी तक हमने नहीं देखे, बट विलियम वर्ड्सवर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। जॉन कीट्स पे हम क्वेश्चंस देख चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है, ये सारे राइटर इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। नेम द प्ले राइट हु कंपोज द प्ले अ वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस। मैंने ये राइटर भी पहले से वर्क जो है करवाया हुआ है, और आपको आंसर पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो इट्स योर फॉल्ट। ओके, नाउ अब वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस जो है थॉमस हेवुड का वर्क है। और वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस के बारे में मैंने डिटेल में कुछ ना कुछ बताया हुआ है, वो आपको करना है प्रीवियस लेक्चर देख के, ठीक है। मैं अभी कवर नहीं करने वाली। 10th पे आते हैं। Name the celebrated actor who played the leading role in the first production of John Osborne's The Entertainer। जॉन ऑसबॉर्न के बारे में बात करेंगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। और लुक बैक इन एंगर ये बहुत फेमस वर्क है इनका, ठीक है। सबसे पहला और सबसे फेमस वर्क है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। नाउ अब आपको बताना क्या है यहाँ पे, नेम द सेलिब्रेटेड एक्टर हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ जॉन ऑसबॉर्न द एंटरटेनर, ठीक है। नाउ यहाँ पे बताना है कि लीडिंग रोल में कौन सा एक्टर ने प्ले किया है। तो आपका जो सही आंसर है वो लॉरेंस ओलिवियर है। सेकेंड, आप ये सबसे पहले याद रखो। दूसरी चीज़, जॉन ऑसबॉर्न का द एंटरटेनर है ना, वो 3 एक्ट का प्ले है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। डिटेल में आपको बता दिया गया है कि द एंटरटेनर किसके द्वारा लिखी गई है, कब पब्लिश हुई है, ये सारे ऑप्शन से आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये भी कुछ एक्टर्स हैं, लेकिन आपको फिलहाल अभी नहीं करनी। फिलहाल आप फोकस करिए लॉरेंस ओलिवियर पे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। 11th क्वेश्चन, which of the following, wait, I'm so sorry, yes, which of the following statements hold true in regard to sentimental comedy। अब आप ऑप्शन पढ़े उससे पहले समझिए कि सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होता है। सेंटिमेंटल कॉमेडी को हम डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी कहते हैं। बेसिकली ये आप याद रखिए बहुत फ़नी चीज़ है। इसे कहा जाता है कॉमेडी, बट ये हंसाने के बजाय रुलाती है लोगों को, ठीक है। आपको इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे सेंटिमेंटल कॉमेडी को डोमेस्टिक ट्रेजेडी क्यों कहा जाता है। ये 18th सेंचुरी में आया था। ये जो जॉनरा है ना, वो 18th सेंचुरी में आया है, और ये एक ड्रामेटिक जॉनरा है। और ड्रामेटिक जॉनरा क्या, और ड्रामेटिक जॉनरा, ठीक है। नाउ मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने पहले ही आपको बता दी, ये सारी चीज़ें। अब हम ऑप्शंस पे आते हैं। इट इज़ अ ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन विच सटायरिस्ट द मैनर्स एंड अफेक्शन ऑफ अ क्लास। नाउ यू शुड फोकस दैट सेंटिमेंटल कॉमेडी जो है मिडिल क्लास पीपल के बारे में ज़्यादा बात करती है, ठीक है। और ये मिडिल क्लास पीपल के बारे में बात करती है। एंड जो ऑप्शन फर्स्ट है, इट फोकसेस ऑन सटायरिस्ट द मैनर्स ऑफ अफेक्शन ऑफ, बेसिकली ये सटायर कर रहा है मैनर एंड अफेक्शन ऑफ क्लास को, अफेक्टेशन ऑफ क्लास को। ऑफ कोर्स नॉट, इट डज नॉट डू दैट। Second, it is a dramatic composition that focuses on characters, each of them representing a type personality. Of course not, it's not true. Sentimental comedy में ये चीज़ें नहीं होती है। Third है, it is a dramatic composition that depicts how seriously young people take love and how foolishly it makes them behave. ये ऑप्शन कहीं से भी सेंटिमेंटल कॉमेडी से रिलेट नहीं करता है। Now, fourth option, it is a species of dramatic composition in which the virtues of private life are exhibited। ठीक है, प्राइवेट लाइफ के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं, उसे उजागर करने की कोशिश करते हैं, इन ऑडियंस के सामने लाने की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स ये सेंटिमेंटल कॉमेडी में होता है। रेदर देन द वाइसेस एक्सपोज, वाइसेस के बारे में नहीं बात करते, वर्च्यूज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नाउ एंड द डिस्ट्रेसेस रेदर देन द फॉल्स ऑफ मैनकाइंड मेक आर इंटरेस्ट इन द पीस। हम डिस्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, पेन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ना कि फॉल्स के बारे में। ये फ़र्क आप जान लीजिए कि हम वर्च्यूज़ के बारे में बात करते हैं, वेट आई नीड टू क्लियर दैट, वर्च्यूज़ के बारे में बात करते हैं, ना कि वाइसेस के बारे में। हम डिस्ट्रेस, पेन, सफरेंस के बारे में बात करते हैं, ना कि ह्यूमन के फॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। सेंटिमेंटल कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट दैट। इन्हें हम कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी कहते हैं। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक जॉनरा है, 18th सेंचुरी में आया है। कॉमेडी हंसाती है नहीं है, रुलाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आर यू गेटिंग? आई होप। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, I recognize that
that its heroine is a little pricey and its hero a pompous ash. pompous मतलब होता है बहुत ज़्यादा, वो बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश, एक तरह की रिप्रेजेंटेड जो चीज़ें होती हैं. नाउ प्राइसी बेसिकली होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा वर्च्यू फॉलो करता है, उस तरह का इंसान, ठीक है. और उसके आगे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है दूसरों के आगे. बट आई डू नॉट केयर. About which novel of Jane Austen is this statement made by Somerset Maugham? Somerset Maugham के द्वारा जेन ऑस्टन की किस वर्क में इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं? तो अब आप समझ लीजिए. Mansfield Park is a work where Somerset Maugham stated this: I recognize that its heroine is a little pricey and it's a hero a pompous ash, but I do not care. ठीक है, ये मैंसफील्ड वर्क पार्क के बारे में ये कह रहे हैं. जेन ऑस्टन के बहुत सारे वर्क में बहुत डिफरेंट कमेंट्स हैं, वो भी हम करेंगे. फिलहाल के लिए आप याद रखिए. नाउ प्राइड एंड प्रेजुडाइज, नॉर्थन अबे, सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड मैंसफील्ड पार्क के सारे पब्लिशिंग ईयर आपको याद रखने हैं. या अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें करोगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इन विच ईयर वॉज R.L. स्टीवेंसन्स ट्रेजर आइलैंड पब्लिश्ड? कब हुआ है? R.L. स्टीवेंसन को क्या कहा जाता है? पूरा इनका फुल नेम पता है क्या है? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है ना. इनका एक ट्रेजर आइलैंड है जो कि पब्लिश कब हुआ है ये आपको समझना है. 1883 को. थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, बेसिकली जो मेन रोल है, मेन जो कैरेक्टर है वो जॉन हॉकिंस है. ठीक है, जिम हॉकिंस की स्टोरी के बारे में बात करती है ट्रेजर आइलैंड. ठीक है, ना आप इसकी ओवरव्यू ले लेना, वो इम्पॉर्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय अमिताभ घोष? अमिताभ घोष के बारे में आई थिंक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट यू हैव टू मेमोराइज द राइटर्स वर्क्स. ओके, ये इन राइटर्स के आपको वर्क्स याद करने हैं. नाउ अमिताभ घोष के द्वारा कौन सी वर्क नहीं लिखी गई है? शी ऑफ पॉपीज इज रिटन बाय अमिताभ घोष. शी ऑफ पॉपीज इज रिटन बाय अमिताभ घोष. नाउ फ्लड ऑफ फायर इज ऑल्सो रिटन बाय अमिताभ घोष. गन आइलैंड इज ऑल्सो रिटन बाय अमिताभ घोष. नाउ इंग्लिश अगस्त जो है ना, बेसिकली क्या होता है, इसमें दो तीन नाम हैं, पेट नेम्स भी हैं. आप स्टोरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. एक पूरी स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं, एक समरी आप कर सकते हो. ये वर्क जो है उपमन्यु के द्वारा लिखी गई है. Of course not that comedian, उपमन्यु चैटर्जी. ठीक है, ये वर्क पब्लिश हुई है 1988 को. इतना आप जानिए बस फिलहाल ये. लेकिन आपको अमिताभ घोष के वर्क्स आपको करने हैं. ठीक है, सारे वर्क्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हेल्प होगी आपको. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेरिकन स्लेव नरेटिव? अमेरिकन स्लेव नरेटिव क्या होता है? बेसिकली स्लेव अपनी स्टोरी बता रहा हो जो कि अमेरिका से हो. ठीक है, अब आप समझिए. द इंटरेस्टिंग नरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ ओलाउदा इकुवानो. समवेयर आई फील दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस इट, तो हम करेंगे ही नहीं. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये एक स्टोरी है, इन भाई साहब के बारे में स्टोरी होती है. नाइजीरियन विलेज बेस्ड होती है, चाइल्डहुड के बारे में पूरी स्टोरी है. ठीक है, यही है. देन सेकेंड ऑप्शन है लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ हेनरी हीप. ये एक अमेरिकन स्लेव नरेटिव है. ठीक है, नाउ लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ हेनरी हीप बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है. हेनरी हीप अपनी लाइफ स्टोरी खुद ही बता रहे होते हैं और ये एक अमेरिकन स्लेव नरेटिव है ऑफ कोर्स. थर्ड हो गया नैरेटिव ऑफ सोलोमन नॉर्थरोप. ये बेसिकली एक वर्क है, लेकिन सोलोमन नॉर्थरोप का नहीं, डेविड विल्सन का वर्क है. ठीक है, सोलोमन नॉर्थरोप का भी एक वर्क है जो कि आप जब आप सर्च करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, वो आपको करना है. ठीक है, उसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी एक स्लेव नरेटिव है. द फोर्थ वन सॉन्ग्स ऑफ इंचांटमेंट एक स्लेव नरेटिव नहीं है. ठीक है, ये आपको समझनी है. और बेसिकली ये सेकेंड बुक है ट्रिलॉजी में, एक तरह का एक ट्रिलॉजी है जो कि बेन ऑकरी ने लिखा है. 3 बुक हैं इसमें पूरे. ठीक है, सेकेंड बुक ये है. आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट कौन सा है और थर्ड कौन सा है. ठीक है, आप वो कवर करोगे. ठीक ना, ग्रेट.
Now, thank you all for joining me today for this lecture on PYQs for the NET exam. I hope you found the session informative and helpful in your exam preparation.